डेट आज 23 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सखारोव प्राइज। ये रिसेंटली न्यूज में है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। रिसेंटली ये रसिया के एक आदमी है, अपोजिशन लीडर के। अपोजिशन लीडर का मतलब ये है जो वहाँ पे मेन पार्टी है, जो अभी सत्ता में जो रूल कर रही है, और अपोजिशन की पार्टी है, उसके लीडर, उसके नेता, जिनका नाम है अलेक्सेई नावलनी। ये नावलनी है जो ये अभी रसिया में कैद में है, इम्प्रिजन है, जेल में है। इनको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया है? ये ह्यूमन राइट के लिए। इन्होंने ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम किया था, और ये प्राइज यूरोपियन यूनियन देता है। ह्यूमन राइट प्राइज भी बोलते हैं इसको, टॉप ह्यूमन राइट प्राइज। ये हैं भाई साहब अलेक्सेई नावलनी। ये 2021 का अवार्ड दिया गया है। ये सुखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इसका पूरा नाम है, और शॉर्टकट में बोलते हैं सुखारोव प्राइज या सुखारोव पुरस्कार बोल सकते हो आप। फ्रीडम ऑफ थॉट का मतलब है कि सोचने की आज़ादी। जो इंसान, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ये फ्रीडम ऑफ थॉट को प्रमोट करता है, ह्यूमन राइट को प्रमोट करता है, ह्यूमन राइट का डिफेंस करता है, फ्रीडम ऑफ थॉट का डिफेंस करता है, तो उसको ये अवार्ड देने के लिए चूज किया जाता है, चुना जाता है। इस जो अवार्ड का नाम है सुखारोव, ये रसिया के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रेई सखारोव। उन्हीं के नाम पे इस प्राइज का नाम रखा गया, और दिसंबर 1988 को ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने एस्टेब्लिश किया अवार्ड को। नेक्स्ट टॉपिक है वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल। ये मिनिस्ट्री ऑफ, ये डिफेंस के अंदर जो आता है, ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ये डिफेंस मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया है एक पोर्टल। पोर्टल का मतलब एक साइट है, जैसे google.com एक साइट है, ऐसी एक साइट होगी। डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ये हमारे जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पोर्टल लॉन्च किया है, जितने भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होंगी उनके लिए लॉन्च किया है। मतलब सारी, कोई प्रोजेक्ट चला रखा है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी जानकारी मिलेगी इस पर। तो पोर्टल देखो, जो हमारा डिजिटल इंडिया मिशन है गवर्नमेंट का, उसी की लाइन पे है, उसी को प्रमोट करने के लिए ये चला है, उसी के अकॉर्डेंस। ये डेवलप किसने किया है इस पोर्टल को? जो ये पोर्टल बनाया है, इस पोर्टल को डेवलप किया है एक इंस्टीट्यूट है बिसेज जी, जिसका नाम है भास्करचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इसने इसको डेवलप किया है और अभी ये लॉन्च किया है। इसे इम्प्लीमेंट भी कौन करेगा? ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ई गवर्नेंस, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, और ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, यही इसको इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी। इस पे सारी, कोई भी प्रोजेक्ट है कंप्लीशन हो गया या किसी प्रोजेक्ट का इंसेप्शन हुआ है, इंसेप्शन का मतलब शुरुआत, कोई प्रोजेक्ट है डिफेंस रिलेटेड, रक्षा से रिलेटेड, कोई स्टार्ट किया है या कंप्लीट हो चुका है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। जो आर्म फोर्स यूजर होते हैं, आर्म फोर्स हमारी जैसे मिलिट्री में आर्मी, नेवी, एयर फोर्स हो गई या पैरा मिलिट्री फोर्स हो गई, सारी आर्म फोर्स हैं, वो कोई भी जानकारी इस पे लेना चाहें प्रोजेक्ट के बारे में, वो ले सकते हैं इस पे। नेक्स्ट है पाकिस्तान रिटेन्ड ऑन FATF's ग्रे लिस्ट अगेन। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसने दोबारा से इसको ग्रे लिस्ट में रख दिया है। ग्रे लिस्ट में क्यों रख दिया है? देखो, ये पाकिस्तान को दोबारा से थर्सडे को इसने रखा है, FATF ने इसलिए रखा है क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ स्टेप लेने को बोला था पाकिस्तान को FATF ने, कि आप अपने देश से आतंकवाद को, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कुछ स्टेप उठाओ, लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं लिए। कुछ स्टेप लिए, कुछ नहीं लिए, कुछ बाकी है, तो इस वजह से पाकिस्तान को फिर दोबारा से ग्रे लिस्ट में रखा है। तो ये पाकिस्तान से बोला था कि जो UN डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स हैं, कुछ जो यूनाइटेड नेशन है, उसने कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे संगठन है जिनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, जैसे लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन। अल कायदा, तालिबान, ये क्या करते हैं? तालिबान वही है जो अभी रूल कर रहा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की सत्ता हत्या ली है जिसने। तो ये जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको अपनी पाकिस्तान की जो धरती है वहाँ से इनको मिटाना था और इनके खिलाफ एक्शन लेने थे, लेकिन पाकिस्तान के को जो बोला गया वो सारे स्टेप नहीं ले पाया, इसलिए दोबारा डाला। तो ये है क्या FATF, इसके बारे में पहले जानते हैं, और फिर इसकी ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट होती है, वो क्या है। और जब किसी देश को, कंट्री को ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है,
तो उसके क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं उस कंट्री पे, क्या इफेक्ट होते हैं। पहले पढ़ते हैं ये FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 1989 में बनाई गई थी, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि इसमें कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, कंट्रीज की गवर्नमेंट। ये बनाई गई थी तब इसका ऑब्जेक्टिव था, इसका टारगेट था कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाए, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से कमाया हुआ धन को आप किसी तरीके के जरिए आप लीगल तरीके से दिखा दो कि ये मैंने लीगल तरीके से बनाया है, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए, एड्रेस करने के लिए, टेरर जो फाइनेंसिंग होती है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो लोग पैसा देते हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाती हैं, इनको रोकने के लिए, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में कोई थ्रेट्स वगैरह है, उसको थ्रेट्स है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को कोई थ्रेट है, नुकसान है, इन सब को रोकने के लिए, इनसे डील करने के लिए FATF को बनाया गया था। करंटली देखो इसमें अभी फिलहाल 39 मेंबर हैं इसके FATF के, और इंडिया भी इसका मेंबर है FATF का। पाकिस्तान भी मेंबर है। पाकिस्तान को 2018 में इसने ग्रे लिस्ट में डाला था, जून 2018 में। तो ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट है क्या? ब्लैक लिस्ट देखो, इस ब्लैक लिस्ट को NCCTB बोलते हैं, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, ये ब्लैक लिस्ट को बोलते हैं, दूसरा नाम है ब्लैक लिस्ट का। इसमें उस कंट्री को डालते हैं जब कोई कंट्री ऐसी पाई जाती है कि वो कंट्री, कोई भी देश टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है फंडिंग देके, या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है अपनी कंट्री में, यानी कि वो मनी प्रोवाइड कर रहा है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है, तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया उसे हटा नहीं जा सकता, उसे FATF हटा सकती है। FATF कुछ शर्तें रखती है, कुछ रूल्स वगैरह बताती है कि ये स्टेप मेजर्स आप अपनी कंट्री में लो, तो उसे हटा देती है, उस डिलीट कर देती है, ब्लैक लिस्ट है। या फिर अगर उसने नहीं लिए होते तो उसे ऐड भी कर सकती है, डिलीट कर सकती है। एक होती है ग्रे लिस्ट। सबसे पहले जब किसी कंट्री को डाला जाता है, ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, और जब वो ग्रे लिस्ट में रहती है, अगर वो मेजर्स नहीं ले पाती है तो फिर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट में उस कंट्री को डाला जाता है जो सपोर्ट करती है टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को। देखो ब्लैक लिस्ट में तब डाला जाता है जब डायरेक्टली कंट्री पाई जाए इन्वॉल्व, कि वो डायरेक्टली मनी प्रोवाइड कर रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, टेरर फंडिंग कर रही है, खुद पैसा दे रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रही है, और यहाँ पे है जो टेरर फंडिंग कर रहे हैं जो लोग, उनको सपोर्ट कर रही है, तो तब ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। लेकिन 2-3 बार चांस दिए जाते हैं, अगर वो ग्रे लिस्ट से ग्रे लिस्ट में है तो किसी कंट्री को, जैसे पाकिस्तान को 2-3 बार चांस दे चुके हैं, अगर ये पूरी रूल्स वगैरह जो इसे बताई थी गाइडलाइंस FATF ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, अगर वो गाइडलाइंस को नहीं मानेगा पाकिस्तान तो फिर बाद में उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो ये ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, तो नुकसान क्या होता है? देखो नुकसान ये होता है, ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं तो ये नुकसान होगा कि IMF है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये लोन वगैरह देते हैं, ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देते हैं। सैंक्शन का यहाँ मतलब है प्रतिबंध लगा देते हैं, आर्थिक प्रतिबंध। आर्थिक प्रतिबंध में क्या करते हैं, वो लोन वगैरह देना बंद कर देते हैं। IMF लोन नहीं देगा किसी कंट्री को जो ग्रे लिस्ट में, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, ADB नहीं देगा, और बाकी की कंट्री को भी मना करेगा जो इसके मेंबर होंगे इस वर्ल्ड बैंक के या IMF के या ADB के, तो इसे लोन नहीं देंगे जो ग्रे लिस्ट में रहेगी कंट्री। उसकी इंटरनेशनल ट्रेड भी रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन का मतलब नीचे घट जाएगी। इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसी कंट्री से ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इंटरनेशनल बॉयकॉट देखने को मिलेगा उसे, मतलब बहिष्कार कर देंगे उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ना कोई कंट्री उससे व्यापार करेगा और ना ही उससे कोई चीज़ खरीदेगा, ना ही बेचेगा। तो ब्लैक लिस्ट में जब डाल देते हैं तो ये सारे और भी ज़्यादा सैंक्शन लगा दी जाते हैं किसी कंट्री से। नेक्स्ट टॉपिक है वाई कोवैक्सीन इज येट टू विन WHO's इमरजेंसी अप्रूवल। देखो हमारे देश की इंडिजिनसली डेवलप्ड है कोवैक्सीन, वैक्सीन है, किसकी है, कोरोना वायरस की, कोविड-19 डिसीज की। ये कोवैक्सीन हमारे भारत के ही इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है इसे, भारत बायोटेक ने, लेकिन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अभी अप्रूवल नहीं दिया है इमरजेंसी यूज के लिए। अप्रूवल का मतलब सहमति। क्या है ये पूरी न्यूज़, देखो ये हमारी GS पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए तो है ही। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप सब लोग जानते हो, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है,
और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में, चाहे पुअर कंट्री हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, सबके मतलब सब कंट्रीज़ में हेल्थ इंश्योर करने का इसका काम है। इसने देखो बहुत सारी वैक्सीन है कोविड-19 की, जैसे स्पुतनिक 5 है, स्पुतनिक 5 रसिया की है, और ये कोविशील्ड है ब्रिटेन की, और भी कई सारी हैं, पी फाइजर वगैरह। ये कई सारी वैक्सीन को इसने एमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया, सहमति दे दी, उस एमरजेंसी यूज लिस्ट में डाल दिया। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन को नहीं डाला। ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है, कोविड-19 वैक्सीन बनाई है इसने डब्ल्यूएचओ ने बोला कि भारत बायोटेक ने और इंडियन गवर्नमेंट ने हेस्ट में जल्दी से डिसीजन ले लिया कि लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, पूरा इसका प्रोसीजर सही से नहीं किया जब ये वैक्सीन बनाई, तो इसलिए डिले कर रहा है। तो ये इशू ही है कि इंडिया ने जो इंडिजिनसली वैक्सीन बनाई है, डब्ल्यूएचओ ने इसे अप्रूवल इसीलिए नहीं दिया। इससे बायोटेक जो कंपनी है जिसने बनाया है, भारत बायोटेक, उससे दोबारा से क्यूरीज भेजी हैं अपनी डब्ल्यूएचओ ने, और क्लैरिफिकेशन मांगा है, इन्फॉर्मेशन मांगी है कि आप प्रोसीजर दिखाओ, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए हैं। इसलिए डिले हो रहा है कि डब्ल्यूएचओ एमरजेंसी यूज के लिए नहीं डाल रहा है इसको एमरजेंसी यूज लिस्ट में, कोवैक्सीन को। तो ये अप्रूवल जरूरी क्यों है लेना डब्ल्यूएचओ से? क्योंकि हमारे देश में तो भाई साहब, इंडिया में करोड़ों लोगों को कोवैक्सीन लगी है। आपको भी किसी को कोवैक्सीन लगी होगी कोविड-19 से रिलेटेड। तो ये कोवैक्सीन को क्यों नहीं दे रहा है, मतलब नेसेसरी क्यों है, क्यों नहीं दे रहा वो तो हमने जान लिया। अब नेसेसरी क्यों है, जरूरी क्यों है कि कोवैक्सीन के लिए डब्ल्यूएचओ से हमें अप्रूवल लेनी चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी लोगों को लग चुकी है हमारे इंडिया पे। देखो जरूरी इसलिए है अप्रूवल कि हमारे देश में तो बहुत सारे लोगों को इनोकुलेटेड किया जा चुका है। इनोकुलेटेड मतलब टीकाकरण कर दिया, लगा दी वैक्सीन बहुत सारे लोगों को। लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं कि उन्होंने अपनी कंट्री में उन्हीं लोगों को आने की आज़ादी दी है जिनको वो वैक्सीन लगी है जिसको डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दी है एमरजेंसी यूज के लिए, और कोवैक्सीन को दी नहीं है। यानी कि जिसको कोवैक्सीन लगी है वो उस कंट्री में ट्रैवल करने के लिए जा नहीं सकता। ये भाई साहब दिक्कत है। तो डब्ल्यूएचओ की जो एमरजेंसी यूज लिस्ट है ये क्या है? देखो ये एक प्रोसीजर है, रिस्क बेस्ड प्रोसीजर। किसके लिए? कोई अनलाइसेंस वैक्सीन होती है। देखो अभी तक सारी जो ये स्पुतनिक 5 हो या पी फाइजर हो या फिर आपकी कोविशील्ड हो, ये सारी अनलाइसेंस वैक्सीन है। अनलाइसेंसिंग का मतलब ये है पूरा प्रोसीजर इनका नहीं हुआ है। 3 फेज होते हैं भाई साहब ट्रायल के, वैक्सीन की ट्रायल की जाती है 3 फेज में, और उसे 1 या 2 साल तक टाइम लग जाता है। लेकिन ये जल्दी से इमरजेंसी में वैक्सीन जारी कर दी गई और लोगों को लगा दी गई, लेकिन पूरा प्रोसीजर नहीं हुआ। लेकिन ये इमरजेंसी यूज में तब डब्ल्यूएचओ दे देता है कि जब कोई बीमारी ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी कोई दवाई नहीं है। वो सारा प्रोसीजर हम जानेंगे। तो ये इसलिए ही ये एमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर यही है कि रिस्क बेस्ड प्रोसीजर होता है जब कोई अनलाइसेंस वैक्सीन को ये अप्रूवल दे देता है कि कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ रही है और बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं किसी बीमारी से, तो उस टाइम पे ये इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल देता है। तो किसी को एलिजिबल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए कि इमरजेंसी यूज लिस्ट में डाल दे डब्ल्यूएचओ? देखो कोई ऐसी डिसीज होनी चाहिए, बीमारी जिसकी ना तो कोई दवाई है और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो रही है। जैसे कोरोना वायरस ये आया था, कोविड-19 डिसीज होती है जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो ये इसकी ना तो कोई दवाई थी ना तो कोई वैक्सीन थी, लाइफ थ्रेटनिंग ये डिसीज थी। आउटब्रेक हो या कोई एपिडेमिक हो, पेंडेमिक हो, कोई ऐसी बीमारी जिसके ना कोई दवाई हो ना वैक्सीन हो, और बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये इमरजेंसी यूज के लिए डालते हैं, उसे डब्ल्यूएचओ डालता है इमरजेंसी यूज लिस्ट में। कोई ऐसा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी ना हो कि इस बीमारी को ख़त्म कर सके या इस बीमारी से बचा जा सके, ना कोई मेडिसिन हो, उस टाइम पे दिया जाता है। और ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करते समय, उसके जब कोई कंपनी है और उस वैक्सीन को बना रही है, दवाई को बना रही है, कोई भी चीज़ है दवाई या वैक्सीन, उसने दवाई बनाते हुए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है। मतलब जो गाइडलाइंस होती हैं कि कोई भी मेडिसिन आपको बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये आप गाइडलाइंस वगैरह प्रैक्टिसेस वगैरह फॉलो करनी है, तो वो उसने फॉलो की हो तब दिया जाता है इमरजेंसी यूज लिस्ट में, उसे डाला जाता है। तो ये कोई भी एप्लीकेंट है, मान लो एप्लीकेंट का मतलब कोई भी कंट्री अप्लाई कर सकता है डब्ल्यूएचओ में अप्रूवल के लिए, अगर उसने फॉलो किए हैं गाइडलाइंस वगैरह, तो तब उसे इमरजेंसी यूज लिस्ट में डाला जाता है। तो अभी तक कोवैक्सीन को नहीं मिला है। तो आप जिनको भी कोवैक्सीन भाई साहब वैक्सीन लगी है, अगर आपको कहीं जाना हो ब्रिटेन वगैरह, तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अभी प्रतिबंध लगाया हुआ है, रोक लगाई हुई है। वैसे मुझे भी कोवैक्सीन ही लगी है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत नेट प्रोजेक्ट।
भारत नेट प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये भारत नेट प्रोजेक्ट एक स्कीम लॉन्च की थी। इसके जरिए गांव में, विलेज एरियाज में, विलेज पंचायत में इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी ब्रॉडबैंड के जरिए। जैसे तार आती है ना, केबल आती है शहरों में, केबल के जरिए जुड़ जाता है राउटर में और फिर लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट कर लेते हैं या डेस्कटॉप वगैरह से, तो इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल पे भी चला सकते हो आप। तो ये जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है अभी न्यूज़ में, इसलिए क्योंकि देखो तमिलनाडु ने एक, तमिलनाडु का फाइबर नेट कॉप इसने साइन कर दिया है कि वो भारत नेट प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करेगा तमिलनाडु में। इसके जरिए 1 Gbps की स्पीड प्रोवाइड करेगा ग्राम पंचायत को। विलेज एरियाज में ग्राम पंचायत को इंटरनेट की स्पीड कितनी होगी? 1 Gbps। Gbps का मतलब है गीगाबाइट पर सेकेंड। गीगाबाइट पर सेकेंड होता है इसका मतलब। ये इंटरनेट की स्पीड होती है, जिस इंटरनेट की स्पीड से आपके फ़ोन में इंटरनेट चलता है। तो ये बहुत ही हाई स्पीड होती है। इससे पहले होती है Mbps में आती है, फिर Gbps में आती है। 1000 Mbps में लगभग 1000 Mbps होगा, तो ये 1 Gbps के बराबर होती है। जो आपके फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में आता है ना, वो लगभग हाईएस्ट 1 2 3 4 5 Mbps तक आती है, जो आपका 4G है। मोबाइल में आती है इतनी। 4G की स्पीड तो बहुत हाई है, लेकिन आपके मोबाइल में इतनी आती है। और ये 1 Gbps सोच लो, आपका लगभग 1000 गुना ज़्यादा है ये आपकी जो मोबाइल में स्पीड आती है। तो ये भारत नेट क्या है? देखो, भारत नेट प्रोजेक्ट ओरिजिनली लॉन्च किया था 2011 में। ये नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इसका नाम था जब लॉन्च किया था। बाद में इसका नाम 2015 में भारत नेट रख दिया, 2015 में रीनेम कर दिया इसको। और इसमें यह टारगेट था कि इसमें इंटरनेट सर्विस ऑप्टिकल फाइबर के जरिए प्रोवाइड करनी है। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए, ये ऑप्टिकल फाइबर है, केबल होती है एक ऑप्टिकल फाइबर, 2.5 लाख ग्राम पंचायत में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है इंटरनेट की। ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये तार है भाई सब केबल। ये इसमें देखो, ये मेन तार है कोर जो कनेक्ट होता है, और ये उसके ऊपर क्लैडिंग हो रखी है, मतलब प्लास्टिक की एक मटेरियल होता है जो इसके ऊपर ये लगी हुई है। उसके ऊपर फिर एक कोटिंग होती है, फिर दोबारा एक कोटिंग होती है, फिर तीसरी आउटर जैकेट होता है इसका। इतने सारे कोटिंग होती हैं इसमें। लाइट के जरिए भाई साहब इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है, इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जो डेटा इसमें जाता है ना, वो लॉस नहीं होता, वो पूरा डेटा जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि ये जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL एक कंपनी है जो इसको इंप्लीमेंट करती है भारत नेट प्रोजेक्ट को पूरे इंडिया में। इसका ऑब्जेक्टिव टारगेट यही था कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ई गवर्नेंस की, वो डिलीवरी हो। ई हेल्थ प्रोवाइड किया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए। इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि इंटरनेट के जरिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ई बैंकिंग सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाए रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसका लार्जर विजन क्या है प्रोजेक्ट का? यही है कि जो भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे एस्टेब्लिश किया जाए। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो सिर्फ अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में ही इंटरनेट की सर्विस हो, बल्कि गांव के एरियाज में भी हो। इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हटाने के लिए ये भारत नेट प्रोजेक्ट चलाया। और भारत नेट प्रोजेक्ट में देखो, इसका ये टारगेट था कि सबको अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देनी है, मतलब इंटरनेट की सर्विस देनी है अफोर्डेबल, यानी कि जो कम दाम में खरीद सकें। और स्पीड थी 2 Mbps से 20 Mbps तक हर एक हाउस होल्ड को घर तक पहुंचानी है। डिमांड कैपेसिटी सारे इंस्टीट्यूट के लिए, जितने मतलब सारे इंस्टीट्यूट की जितनी भी कोई डिमांड है उसकी फुलफिल करनी है। और ये डिजिटल इंडिया जो हमारा मिशन है, डिजिटल इंडिया मिशन, उसी को ये प्रमोट करता है भारत नेट प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन देखो, इस सेंटर और स्टेट दोनों कोलैबोरेट करते हैं, इसमें दोनों सहयोग करते हैं इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और दोनों ही पैसा लगाते हैं। और इसमें पैसा एक के लिए जहाँ से इसका फंड आता है, वो एक इसके लिए एक अलग से फंड बना रखा है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इससे फंड निकालते हैं। तो ये इंप्रूव करने के लिए टेलीकॉम सर्विस वगैरह रूरल और रिमोट एरियाज में प्रमोट करने के लिए इससे फंड प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम को, प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम अभी इसलिए लॉन्च, मतलब न्यूज़ में है, क्योंकि ये इसका जो 21 अक्टूबर को उड़ान डे ऑब्जर्व किया गवर्नमेंट ने, मतलब इसका एक तरह से बर्थडे मनाया 21 अक्टूबर को, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट पहली बार 21 अक्टूबर को ही लॉन्च किया था, रिलीज किया था, जारी किया गया था। तो उड़ान स्कीम है क्या? उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम बोल सकते हो, या उड़े देश का आम नागरिक स्कीम बोल सकते हो, या रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी इसका नाम है। ये स्कीम इसलिए बनाई गई थी, चलाई गई थी कि जो रिमोट और रीजनल एरियाज हैं हमारे कंट्री के, रिमोट का मतलब है दूर दराज के इलाके, जैसे पहाड़ी इलाके जहाँ पे सर्विसेज नहीं है कोई ना, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे एरियाज को
एयर ट्रेवल अफोर्डेबल बनाना उनके लिए, मतलब ऐसे एयरपोर्ट जो अंडर सर्व्ड है या अनसर्व्ड है, यानी कि जहाँ पे फ्लाइट जाती नहीं है। एयरपोर्ट तो बने हुए हैं लेकिन वहाँ पे कोई फ्लाइट जहाज वगैरह जाते नहीं है भाई साहब, बस बन के तैयार होकर के पड़े हुए हैं। वहाँ पे ना कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट जाती है ना इंटरनेशनल। जब डोमेस्टिक की फ़्लाइट नहीं है यानी कि हमारी घरेलू फ़्लाइट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो इंटरनेशनल कहाँ से होगी। तो ये जो अनसर्व्ड और अनरिजर्व जो भी थे, अनसर्व्ड का मतलब है या तो वहाँ पे एक दो फ्लाइट जाती थी या एक भी नहीं जाती थी। अनसर्व्ड का मतलब जहाँ पे एक भी फ्लाइट नहीं जा रही है, और अंडर सर्व का मतलब है जहाँ पे एक भी, मतलब फ्लाइट तो जा रही है, एक दो फ्लाइट जा रही है, सही से यूज़ नहीं हो रहा उसका एयरपोर्ट का, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी इंक्रीज करना, वहाँ पे फ्लाइट वगैरह चलानी है। जून 2016 में देखो ये लॉन्च की थी स्कीम, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसी का पार्ट है, उसी का कंपोनेंट है उड़ान स्कीम। इसमें जो फ्लाइट में एक जहाज में जो एरोप्लेन होता है उसमें नियरली हाफ, लगभग आधी सीट रिजर्व होती हैं, कि उनको क्या है, जो भी जहाज की कंपनी है, जो जहाज है जिसका भी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी जहाज हो, तो वो आधी सीट को रिजर्व रखेगा और उन्हें सब्सिडाइज रेट पे उन्हें प्रोवाइड करेगा। मतलब कोई मान लो उनकी लगभग जो किराया रहेगा उनका कम रहेगा बाकी सीट से, आधी सीट का, और वो कौन देगा उसको किराए को, फिर आधा किराया, क्योंकि भाई साहब प्राइवेट कंपनी है कोई, उसका जहाज है, तो वो आधा किराए में क्यों करेगी, उसे आधा किराया कहाँ से मिलेगा। आधा तो चलो पैसेंजर दे देंगे जो जाएंगे जहाज में बैठ के, तो वो आधा भाई साहब देगा गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके देगी वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब है जब सेंटर और स्टेट मिलके दोनों दोनों मिलके कोई पैसा दें, तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए इसमें पैसा दिया जाएगा। और ये स्कीम दोनों सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसमें फंडिंग देती है, और 10 साल के लिए ये चलाई गई थी, लेकिन आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है उसके बाद भी। इसका कुछ दिन पहले 2019 में देखो उड़ान 4.4 लॉन्च किया था स्कीम का, चौथा फेज, फोर्थ फेज लॉन्च किया था। इसमें देखो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा इंडिया का, और हिली स्टेट्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं या आइलैंड है, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, ऐसे इलाकों में एयर सर्विस यानी कि फ्लाइट की सर्विस यहाँ पे चालू करनी थी। जो एयरपोर्ट हैं ये डेवलप किए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, एक भाई साहब ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने जो भी एयरपोर्ट बनाए थे वहाँ पे ये इस स्कीम के जरिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए पैसा देना है और वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी है फ्लाइट की। तो ये उड़ान 4 के जरिए देखो जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन का, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये हमारा हिंदुस्तान है, और ये नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, यहाँ पे जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वगैरह या हिली स्टेट हैं, पहाड़ी इलाके, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे फ्लाइट सर्विस भी प्रोवाइड की जाएंगी। और जहाँ पे देखो एयरपोर्ट वगैरह नहीं है वहाँ पे हेलीकॉप्टर की सर्विस या सी प्लेन की सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी उड़ान 4 जो फेज चलाया था उड़ान स्कीम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन एक्सीड पेरिस एग्रीमेंट गोल्स। देखो इंडिया का जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल को हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, देखो जीवाश्म ईंधन होता है, जैसे एग्जांपल से समझो आप, पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो हम मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं बाहर देश से, जिनसे पेट्रोल डीजल बनता है, तो ये क्या है, क्रूड ऑयल, क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है, इमिशन होता है, कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। फिर है आपका कोयला, कोयले से बिजली बनती है, थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, इससे बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है। तो ये इस तरह के फॉसिल फ्यूल होते हैं ऐसे ईंधन। तो ये इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो पेरिस एग्रीमेंट गोल्स में जितना टारगेट रखा था इंडिया ने उससे ज़्यादा रख रहा है ये, मतलब जितना इंडिया ने बोला था कि हम कम करेंगे लेकिन ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है। ये हमारे जीएस पेपर 3 है, ये जीएस पेपर 3 है, 33 नहीं है भाई साहब, ये गलती से 3 2 बार लिख गया। जीएस पेपर 3 है, ये कंजर्वेशन रिलेटेड इशू है जो जीएस पेपर 3 में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी न्यूज में इसलिए आया ये यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी या प्रोग्राम बोल लो, ये इसने एक रिपोर्ट अभी जारी की है जिसका नाम है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बोला है कि भाई साहब जो टॉप फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, मतलब ऐसे कंट्री जो सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल अपने कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, बनाते हैं, और उनमें इंडिया भी है। तो ये टॉप 15 जो कंट्री हैं ये अभी प्रिपेयर नहीं है कि जो 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, जो उसमें डील रखी गई थी, ये इसको अचीव नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरह से ये प्रोड्यूस करते रहे। ये देखो 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, पेरिस राजधानी है फ्रांस की, वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जिसको बोलते हैं COP21, ये 21वीं मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी,
COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 21वीं मीटिंग हुई थी UNFCC की। ये UNFCC एक डॉक्यूमेंट है जो 1992 में अर्थ समिट हुआ था एक ब्राज़ील में। ब्राज़ील एक कंट्री है भाई साहब, ये देखो यहाँ पे ब्राज़ील दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ब्राज़ील। यहाँ पे मीटिंग हुई थी 1992 में, वहाँ से कई सारे डॉक्यूमेंट निकले थे उस मीटिंग से, एक UNFCC भी निकला था। तो इसे आप ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, ट्रीटी या और एग्रीमेंट कुछ भी बोल लो। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी हर साल मीटिंग होती है। तो 21 मीटिंग हुई थी इसकी पेरिस में 2015 में। तो उसमें कुछ टारगेट रखे थे कि जो ग्रीन हाउस गैस होती है उनका इमिशन रोका जाए। ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या मीथेन CH4, या नाइट्रस ऑक्साइड, या आपका HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये CO2 वगैरह, ये कौन है, ग्रीन हाउस गैस हैं ये। तो इनको कम करना था ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना, तो ये ग्लोबल वार्मिंग ना हो, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं, ग्लेशियर जो बर्फ जमी हुई है पहाड़ों पे या हमारे जो हायर लैटिट्यूड पे, तो ये बर्फ ना पिघले, उसके पिघलने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है। तो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की जो डील है, रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे अगर यही फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करते रहे ये टॉप 15 कंट्री। तो ये पेरिस एग्रीमेंट में ये रखा था टारगेट, जो 2 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रखना है, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से नीचे रखना है, 2 डिग्री सेल्सियस से, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। देखो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब है जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी ब्रिटेन से 1760 में, 1760 के लगभग स्टार्ट हुई थी ये। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब है औद्योगिक क्रांति, हिंदी में औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति का, कि ब्रिटेन में सबसे पहले लगभग स्टार्ट हुई थी कंपनी बनना, मॉडर्न लाइंस पे फैक्ट्री वगैरह कंपनी बनना, और इन कंपनी में मॉडर्न ये फॉसिल फ्यूल वगैरह यूज होता था, जिसकी वजह से ये कार्बन इमिशन होता था इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। तो जितना पहले लगभग मान लो 15 डिग्री सेल्सियस था प्री इंडस्ट्रियल लेवल से पहले, और लगभग अब हो गया 16.5। तो ये क्या है, इससे 15 डिग्री से 2 डिग्री ज़्यादा तक नहीं बढ़ने देना है, मतलब 17 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, इससे नीचे ही रखना है इसको। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से मतलब 15 डिग्री था, तो ये 17 डिग्री नहीं होने देना, उससे नीचे ही रखना है। ये टारगेट था पेरिस एग्रीमेंट का, या तो 17 डिग्री रखना है या और भी नीचे हो जाए, और भी नीचे 16.5 डिग्री या इतना और भी नीचे रख सकेंगे, इतना टारगेट है। तो इसमें हाईलाइट क्या है, ये प्रोडक्शन जो गैप रिपोर्ट है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट की हाईलाइट देखते हैं। इसमें कहा है कि जो गवर्नमेंट है उसका जो फॉसिल फ्यूल है, इनका जो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये 110% तक 2030 तक आते आते बढ़ जाएगा। यानी कि जो टारगेट है 1.5 डिग्री का, 2 डिग्री का, ये अचीव नहीं कर पाएंगे। 2040 तक और भी आगे बढ़ जाएगा। 15 कंट्रियां जो ये टॉप 15 कंट्री, ये 2020 में जो इनका फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन था पूरे वर्ल्ड का 75% ये प्रोड्यूस करती हैं। बाकी की और जो कंट्री हैं वो केवल 25% प्रोड्यूस करती हैं फॉसिल फ्यूल। और इन टॉप 15 में ये कंट्री आती हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मैक्सिको, नॉर्वे, रशिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये कंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है। इसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, USA भी है और UK भी है, रसिया भी है। ये मेन कंट्री याद रखनी है। अब जरूरत क्या करने की कि इसको रोका जाए, देखो जरूरत यही है, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको भाई साहब लागू करो और 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना, तो इसके लिए कदम उठाओ। तो इंडिया का प्लान क्या है और इंडिया के गोल क्या थे पेरिस एग्रीमेंट में? देखो इंडिया टॉप 15 कंट्रीज में आता है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में देखें तो 7th कंडीशन पे, मतलब 7th पोजीशन पे आता है, 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फॉसिल फ्यूल का, 7वें नंबर पे। और जो इंडिया ने टारगेट रखे थे पेरिस एग्रीमेंट में, ये टारगेट रखे इंडिया ने प्लेज किया था, प्रतिज्ञा की थी कि इंडिया में 2005 में जितना कार्बन इमिशन हो रहा था, तो हम ये 2030 आते आते 33 से लेकर 35% तक ये रिडक्शन कर देंगे कार्बन इमिशन का, ये टारगेट रखे थे। ये आते हैं INDC में। INDC का मतलब है इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। ये हर एक कंट्री को अपने मर्जी से चूज करने थे, इंडिया ने भी अपनी मर्जी से चूज किया। लेकिन भाई साहब ये टारगेट अचीव हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने तो अभी टारगेट ये बनाया, अपने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है जो, उसके अकॉर्डिंग ये कहा है कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे कोल प्रोड्यूसर में। क्योंकि देखो अभी हम जो कोल है वो हम इतना, जितनी हमारी ज़रूरत है इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते, अपने देश में नहीं पैदा कर पाते, तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया ने आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मनिर्भर भारत जो कैंपेन है उसके अंदर ये कहा है कि 500 बिलियन रुपीज़ हम इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हम जो कोल
एक्सट्रैक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपने इंडिया में बना सकें और अपने इंडिया में कोल जितना हमें ज़रूरत है उतना बना सके, पैदा कर सकें। तो जब कोल इंडिया बनाएगा तो भाई साहब ये तो कार्बन इमिशन तो होगा ही ना, तो ये जो टारगेट रखा तो बिल्कुल अगेंस्ट ही है। तो चैलेंजेस क्या है इंडिया के अगेंस्ट, अभी चुनौतियाँ क्या हैं? देखो इंडिया क्या है, इंडिया की अभी फेडरल लेवल पे पॉलिसी नहीं है। फेडरल लेवल का मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे ये अलग अलग पॉलिसी होनी चाहिए अलग अलग एरिया के हिसाब से, ताकि फॉसिल फ्यूल का जो प्रोडक्शन है वो कम किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ाया जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है नवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा में आता है जैसे सोलर एनर्जी, सूरज से बनने वाली बिजली हो गई जैसे, या विंड एनर्जी, हवा से बनने वाली बिजली हो गई। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी अपना सकता है इंडिया। तो ये जो लिमिट है फॉसिल फ्यूल पे, ये रखना जरूरी क्यों है? देखो जरूरी इसलिए है, जो ग्लोबल कॉस्ट है एयर पोल्यूशन की फॉसिल फ्यूल की वजह से वो हाई है। लगभग $2.9 ट्रिलियन पर ईयर की कॉस्ट आती है भाई साहब, और पर डे आती है $8 बिलियन की। यानी कि वर्ल्ड की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसका हम देखें वर्ल्ड जीडीपी का 3.3% कंट्रीब्यूट करता है, ये इतनी कॉस्ट आती है। और इंडिया की जो कॉस्ट है लगभग, देखो फॉसिल फ्यूल के यूज की वजह से जो एयर पोल्यूशन होगा और जिसकी वजह से बीमारी होगी, फिर बीमारी पे खर्चा होगा, हेल्थ पे खर्चा होगा, इससे जो कॉस्ट आएगी इंडिया की वो कॉस्ट होगी लगभग $150 बिलियन। तो अगर फॉसिल फ्यूल का यूज हम जितना घटाएंगे तो हमारा नुकसान कम होगा। तो ओवरऑल चैलेंजेस क्या आगे, ओवरऑल चुनौतियां हैं हमारे सामने। ह्यूमन एक्टिविटीज़, देखो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ रहा है। अगर हम देखें 1950 से 1900 के बीच में, मतलब 1900 से लेकर 1950 के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर बढ़ गया था प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अबव। प्री इंडस्ट्रियल हमने जाना 1760 से पहले जो टेम्परेचर था, और अगर हम 1950 में देखें 1950 के बीच में, तो 1 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर था ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी है, कोल किसने स्टार्ट किया यूज करना? ह्यूमन ने तो, मानव ने तो बिजली बनाना स्टार्ट किया कोयले से। और ऐसी कंट्री जो इमिशन टारगेट अगर वो अचीव नहीं किया तो भाई साहब ये 1.5 डिग्री का जो टारगेट रखा था पेरिस एग्रीमेंट का, ये भी अचीव नहीं किया जा सकता। तो नीड ऑफ द आवर क्या है इंडिया के लिए? अभी इंडिया को क्या करने की जरूरत है? देखो डोमेस्टिक जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है उसको रिड्यूस करें, और जो प्रोड्यूसिंग फील्ड हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। अपने देश में स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाए, इंक्रीज करें। स्ट्रेटजिक रिजर्व का मतलब है स्टोर करके रखें कि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो ये जो पेट्रोलियम वगैरह अपने देश में रखे, और ज़्यादा ध्यान दें रिन्यूएबल एनर्जी पे। जो पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनको रीस्ट्रक्चर करें, रीऑर्गेनाइज करें, और जो साइलोड थिंकिंग है उसको अवॉइड करें। तो ये कुछ स्टेप ले सकता है इंडिया। तो यही था बस इसमें।